चलो सब कुछ विजिबल है एकदम बढ़िया से। एक और टर्म आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब वो होता है कि जिस अमाउंट से आप अकाउंट खोल रहे हैं, जिस अकाउंट से आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे, उसको बोलते हैं इक्विटी, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्विटी अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब समझ जाइएगा कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है वो MT5 के अंदर दिखेगा। $1000, $5000, $10,000, जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। उसके बाद में आता है बैलेंस। देखो इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोग इसके अंदर कंफ्यूजन में आ जाते हैं। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आपको बैलेंस दिखेगा। ठीक है, MT5 जब आप ट्रेड लगाएंगे ना, या आपकी इक्विटी के जस्ट ऊपर आपको बैलेंस दिखेगा। जब कोई ट्रेड लगी भी नहीं रहती है तब ये दोनों सेम होती है, बैलेंस और इक्विटी। ठीक है, जब ट्रेड्स लग जाती हैं उसके बाद में इक्विटी के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट होता है। बैलेंस तो वही रहेगा जिससे आपने खाते से अमाउंट उठाया है। मतलब अभी जैसे आपने मान लो $5000 का खाता खुलवाया है, ठीक है, और इक्विटी भी अभी आपके 5000 दिखा रही है, पर जैसे ही आपने ट्रेड लगाई और वो $200 माइनस में चली गई तो यहाँ पर इक्विटी जो है वो $4800 दिखाएगा। ठीक है, पर अभी तक ट्रेड जो है वो रनिंग में है, -200 है, आपने बुक नहीं किया लॉस, इस वजह से ये 4800 है। अगर आप बुक कर लोगे तो बैलेंस में भी 4800 दिखाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में जो दूसरा ऑप्शन आता है वो आता है एक मार्जिन का। ठीक है, मार्जिन मतलब आपने कितना मार्जिन यूज किया है, ठीक है, उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में। तो हो सकता है यहाँ पर $50 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में आता है फ्री मार्जिन। तो फ्री मार्जिन जो लिखा हुआ आएगा वो इक्विटी में से $50 और लेस हो जाएंगे, कितना आएगा 4750। ठीक है, मार्जिन का 50 अलग रहेगा। मार्जिन मतलब जितना मार्जिन आपने यूज कर लिया उस ऑर्डर को लगाने में, जो भी ऑर्डर आपके प्लेस हुए हुए हैं। अच्छा। जो अपन ने मैंने बोला था ना 10% ही मार्जिन रेकमेंडेड है। रेकमेंडेड मार्जिन कितनी है 10%, तो वही आपको उसमें दिखेगी। ठीक है, और फिर उसके बाद में एक और आता है मार्जिन लेवल परसेंटेज। ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है, नहीं तो कल मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था उससे अपने आप वो हो जाता है। इसको अपने को 1000 से नीचे नहीं जाने देना है। ठीक है, अगर 1000 से नीचे चला गया है तो इसका मतलब आपका अकाउंट जो है वो रिस्क में है। कभी भी आपका अकाउंट या तो इक्विटी कम हो सकती है या उड़ भी सकता है। उड़ता तो चलो ठीक है 200-300, इसके अंदर लिवरेज अगर आपकी ज्यादा रहेगी तो अकाउंट लेवल परसेंटेज भी बढ़ता रहेगा। फिर आता है पेयर। पेयर के बारे में मैंने आपको कल बता ही दिया। ठीक है, पेयर किसको कहते हैं, किसी को कोई नॉलेज कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर। यूरो USD ये एक पेयर है, इन्हीं पेयर्स के अंदर हम लोग डील करेंगे। और ये वाला जो है वो क्या है, बेस करेंसी, और ये वाली जो है वो कोड करेंसी। ठीक है, ये वही सेम ही स्लाइड है लगभग। दो सॉफ्टवेयर है सर, MT5 और MT4। MT4 जो है वो थोड़ा सा पुराना है वर्जन, और MT5 लेटेस्ट वर्जन है। अभी सूत्रों से ये पता चला है कि MT6 भी बहुत जल्दी मेटाकोड्स कंपनी है जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, और पूरे वर्ल्ड के अंदर इन दो सॉफ्टवेयर के ऊपर ही ज्यादातर ट्रेडिंग लोग करते हैं। ठीक है, ट्रेड्स को एनालाइज करना, आप जो भी देखेंगे कि मतलब मेरे को कहीं पर जाकर के, जैसे tradingview.com एक बहुत बढ़िया वेबसाइट है और उसकी एप्लीकेशन भी है, तो वहां पर जाकर के आप एनालाइज कर सकते हैं ट्रेड को। पर आपको ट्रेड को जब एग्जीक्यूट करना होता है, आपको बाय या सेल की ट्रेड जब लेनी होती है, तो वो आप MT5 में जाकर के करेंगे। हमारे जो अर्निंग पिप्स है उसके अंदर MT4 का लाइसेंस हम लोगों ने नहीं ले रखा है, क्योंकि ये भी पता चला है कि MT4 कभी भी बंद हो सकता है। क्यों, जब भी MT6 लॉन्च होगा तो हो सकता है मेटाकोड्स जो जिस कंपनी ने इन सॉफ्टवेयर को बनाया है वो MT4 जो है वो बहुत जल्दी बंद कर दे और नया एक सॉफ्टवेयर MT6 उसको मतलब लेकर के आ जाए बाजार के अंदर। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे वेब ट्रेडर्स होते हैं, मोबाइल ट्रेडर्स होते हैं, तो वहां पर जैसे आपने OctaFX का नाम सुना होगा, काफी बार एड्स के अंदर OctaFX आता है। ठीक है, OctaFX के खुद के सॉफ्टवेयर है जिस पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अभी RBI ने कुछ 32 ऐसे एप्लीकेशंस की, ऐसे ब्रोकर्स की लिस्ट निकाली थी जिनको उन्होंने बैन किया था, जिसके अंदर ओलंपिक ट्रेड और समथिंग, मतलब बहुत सारी ऐसी 32 थी। उसका वो फोटो पड़ा है मेरे पास में, अगर आप बोलेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा। तो वैसी एप्लीकेशंस के अंदर अपने को नहीं जाना है।
ये जो रेप्यूटेड एप्लीकेशंस हैं, जो MT5 है या MT4 है, इसी के अंदर ही अपने को काम करना है। OctaFX ने अपना भी सॉफ्टवेयर बना रखा है और वो दूसरा भी जो MT5 है उसको भी यूज करती है, MT4 है उसको भी यूज करती है। OctaFX बहुत बड़ा ब्रोकर है, ठीक है। तो उसके पास में दोनों तरफ अकाउंट्स है और खुद के भी सॉफ्टवेयर है। पर क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि जब खुद का सॉफ्टवेयर होता है ना, तो आप बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी डेटा आपके सामने शो हो रहा है चार्ट्स के अंदर, जब वो खुद का सॉफ्टवेयर है तो हो सकता है कि उसके अंदर कुछ मैनिपुलेशन हो जाए। तो जब मैनिपुलेशन हो जाएगी और अगर आपको नुकसान हो गया तो वहां पर कोई भी जवाब देने वाला नहीं है, क्योंकि सारा जो है वो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, ठीक है। इसके अलावा मैम और पैम अकाउंट्स भी होते हैं। प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना मोबाइल जो है वाइब्रेट या साइलेंट कर लें, ठीक है, तो दूसरे जो लोग हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, और अगर कोई अर्जेंट कॉल है तो आप बाहर जाकर के उठा लीजिएगा। दूसरा ये मैम और पैम अकाउंट्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो कोई प्रॉफिट मेकर है, ठीक है, आपकी नॉलेज के अंदर है, भले ही वो किसी दूसरे ब्रोकर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आपने उसने एक रजिस्टर्ड वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट के ऊपर उसने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो आप उसकी 3 महीने की हिस्ट्री देख सकते हो, 6 महीने की हिस्ट्री देख सकते हो कि इसने हर महीने कितना रिटर्न दिया है, कितना प्रॉफिट दिया है। वहां पर सिर्फ जाकर के आपको एक एक्सेप्ट पर क्लिक करना होता है, तो आपका जो भी अकाउंट डिटेल्स आप वहां पर एंटर करेंगे वो सारा का सारा उससे उसके अकाउंट से जुड़ जाएगा। जब भी वो ट्रेड लगाएगा तो आपके अकाउंट के अंदर वो ऑटोमेटिकली ट्रेड जो है वो कॉपी हो जाएगी, और जब भी वो ट्रेड काटेगा तो ऑटोमेटिकली वो ट्रेड जो है वो कट हो जाएगी। अब उसमें चाहे नफा हो चाहे नुकसान हो, जो भी होगा वो उसके अकाउंट में भी वही होगा और आपके अकाउंट के अंदर भी वही होगा, ठीक है। तो पर ये रिस्की रहता है, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि किसी अननोन पर्सन से जिसको हमने जानते नहीं है, और हिस्ट्रीज तो क्या है ना, फेक भी क्रिएट की जा सकती है, मैं भी कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, क्योंकि आप उसका अकाउंट तो देख नहीं रहे हो, सिर्फ कुछ स्क्रीनशॉट्स आप देख रहे हो, या उसमें कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकता है। अब फॉरेक्स का मैंने काफी सारा कंपैरिजन किया है इंडियन मार्केट के अंदर, तो जैसे यहाँ पर लाइव जो इंडियन मार्केट के अंदर भी काफी सालों से काम कर चुके हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि फॉरेक्स मार्केट इंडियन मार्केट से क्यों थोड़ा सा अलग है। आप लोग कोई भी उठ करके जवाब दे सकते हैं, बता सकते हैं क्या इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको महसूस हुआ, जो भी अभी तक मैंने नॉलेज दी है। सर आप भी 2 साल से कर रहे हैं, आप भी 5 साल से कर रहे हैं, बोलिए ना सर, बोलिए ना, बिल्कुल बेझिझक। गलत होगा तो मैं करेक्ट करूंगा। 24 घंटे चलती है। बिल्कुल सर, शेयर मार्केट फर्स्ट डिफरेंस है सर, शेयर मार्केट जो है वो सिर्फ 6-6.25 घंटे ही चलता है, और फॉरेक्स मार्केट जो है वो 24 आवर रन होता है। फॉरेक्स मार्केट में हॉलीडे कम होती है, बाकी इंडियन मार्केट में हॉलीडे बहुत ज्यादा छुट्टी होती है। बिल्कुल सर, फॉरेक्स मार्केट के अंदर सिर्फ 3 हॉलीडेज होती है सैटरडे संडे के अलावा। एक होती है गुड फ्राइडे को, एक होती है क्रिसमस को, और एक होती है न्यू ईयर को, ठीक है। तो उसके अलावा कोई भी हॉलीडे पूरे साल के अंदर नहीं होती है। सैटरडे संडे तो जो ऑफिशियल लीव रहता है वो तो रहता ही है, पर इंडियन मार्केट के अंदर कभी दिवाली आती है तो कभी होली आती है, ठीक है। बहुत सारे हॉलीडेज जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर देखे जाते हैं। दूसरा जो इसके अलावा सर, बिल्कुल बताइए सर। इंडियन मार्केट में सर हम ऑर्डर लगाते हैं, वो सर सुबह लगाते हैं, शाम तक उसको क्लियर करना होता है। बिल्कुल सर, फॉरेक्स मार्केट में कि बहुत अगले दिन बहुत के बढ़िया, लिए भी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर आप ट्रेड्स को जो है वो होल्ड कर सकते हैं, उसके लिए आपको सिर्फ छोटा सा एक कमीशन देना पड़ता है, उसको बोलते हैं स्वैप चार्जेस। इंडियन मार्केट के अंदर अगर आपने सौदा ले लिया है तो उसको आपको शाम तक जो है मार्केट बंद होने से पहले राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें भले आपको नुकसान हो या नफा हो, आपको वो खत्म करना पड़ेगा। हो जाता है सर, उसमें भी ऑप्शन है आपका नहीं होता है ना सर, अगर वो फ्यूचर में है तो डिलीवरी नहीं नहीं, डिलीवरी के अंदर लो तब नहीं होगा कभी भी। आप जैसे शेयर्स में कर रहे हो तो उसमें नहीं होगा, ऑप्शन में कर रहे हैं तो मतलब गुरुवार को एक्सपायरी है तो उसी दिन आपका 1 महीने की होती है एक्सपायरी, नहीं, वीकली एक्सपायरी भी होती है, वीकली एक्सपायरी भी होती है, 1 महीने की। होती है। इसमें कोई एक्सपायरी नहीं होती है, मतलब कहने का मतलब है फॉरेक्स के अंदर कभी भी कोई आपकी ट्रेड कटेगी नहीं। आप उसको 1 साल भी रखोगे तो 1 साल भी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर सारी अलग अलग, जैसे बैंक निफ्टी में है जो गुरुवार को होती है, क्रूड ऑयल में होती है, मतलब 3 मंथ की होती है, और स्टॉक ऑप्शन के अंदर 1 महीने की होती है। बिल्कुल। वो चीज और उसके अलावा सर, फॉरेक्स में लीवरेज होता है। बिल्कुल सर, फॉरेक्स के अंदर बहुत बड़ा लिवरेज मिलता है, जिससे आप अपने अकाउंट के अंदर बहुत अच्छे ऑर्डर जो है वो लगा सकते हैं। इंडियन मार्केट में मैनिपुलेशन कंपनी का मालिक भी कर सकता है। बिल्कुल सर, कंपनी का मालिक कर सकता है, बहुत सारी चीजें हैं सर, एक साथ अपन बाई और सेल दोनों कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत सारे रीजंस हैं, तो सारे रीजंस आपको पता चल ही गए। जैसे अडानी वाला केस हुआ ना, इतना हाँ, एक 1 डी और 4 लाख करोड़ साफ हो गए।
तो एक जने का देखो जब कोई कंपनी होगी ना, कंपनी के अंदर जब आप इन्वेस्ट करोगे तो रिस्क हमेशा रहेगी। और हम लोग अभी यहाँ पर कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं करेंसीज के अंदर। तो करेंसीज को हिलाना सबके बस की बात नहीं है। और मार्केट के अंदर इतना बड़ा वॉल्यूम है, एक तो पूरा इंडिया ट्रेड कर रहा है इंडियन मार्केट के अंदर, और एक पूरा वर्ल्ड पूरे मार्केट को चला रहा है, पूरे वर्ल्ड से, अलग अलग देशों से, मतलब करीबन 160 से ज्यादा देश है जो फॉरेक्स मार्केट को मतलब फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड्स लगाते हैं, उसके अंदर काम करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा वॉल्यूम इसके अंदर आता है। तो जब वॉल्यूम आता है तो आपका टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो भी स्ट्रांग बन जाता है। ठीक है, एक और रीजन था सर, बताइए। यहाँ जैसे अपन फॉरेक्स में कोई भी ट्रेड लेने के लिए कुछ अमाउंट पेड नहीं करना पड़ता है, अपन पिप चूज करते हैं, उसके हिसाब से डॉलर में पेमेंट आ जाता है। पर जो स्टॉक मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट में, उसमें फ्यूचर ऑप्शन में एक कोई भी कॉल पुट या सेल करने के लिए अपने को 38,000 की, 40,000 की, या जो करंट प्राइस चल रही है कॉल की, वो परचेज करनी पड़ती। फिर उससे आप भले उससे कम का प्रॉफिट निकालते, ज्यादा निकालते, जस्ट यहाँ पे अगेंस्ट है, इतना पेमेंट नहीं लगाना पड़ता एक साथ में। नहीं, पर वो पेमेंट तो आपने ऑलरेडी अकाउंट के अंदर डाल ही रखा है ना सर, वो तो इसमें एडवांस आपने डाल रखा है, आपको उस समय लगाने की जरूरत नहीं। वो तो लगेगा तो आपने जो अमाउंट डाल रखा है उसी से ही लगेगा। हाँ, ठीक है, तो ये मतलब वैलिड रीजन नहीं है ये जो आप कह रहे हैं। अब इसके अंदर एक और सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि इसके अंदर डेमो अकाउंट अपने को मिलता है, जिसको प्रैक्टिस अकाउंट कहा जाता है। तो आप सारी अपनी स्ट्रेटेजीज हैं, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आप प्रैक्टिकली डेमो अकाउंट एग्जैक्टली जो लाइव अकाउंट होता है उसका जस्ट मतलब डुप्लीकेट होता है, पर बस उसके अंदर जो मनी होता है वो वर्चुअल होता है। ठीक है, उससे आप उसके अंदर आप नफा करेंगे या नुकसान करेंगे तो आपको अपनी जेब से कुछ भी नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स खुलते हैं। वो अकाउंट आज हम लोग खोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उसको भी, और फिर उसके बाद में आप उसके अंदर ट्रेड्स कर सकते हैं। अगर आप 3 महीने तक लगातार डेमो अकाउंट को ऑपरेट करते हैं और उसके अंदर लगातार ट्रेड्स करते हैं तो काफी सारी नॉलेज आपको होगी। एक तो आप क्या होगा, जो सॉफ्टवेयर है उससे फेमिलियर हो जाओगे, सबसे पहली बात ये। दूसरा क्या, कुछ स्ट्रेटेजीज होगी जो हो सकता है इंडियन मार्केट के अंदर सक्सेसफुल हो पर फॉरेक्स के अंदर नहीं हो, तो आपको मालूम चल जाएगा कि इसके अंदर मुझे क्या वेरिएशन करना है कि स्ट्रेटेजी के अंदर और हम लोग पैसा कमा सके। हो सकता है कुछ स्ट्रेटेजीज काम करती हो फॉरेक्स पेयर्स के अंदर भी। ठीक है, तो अलग अलग पेयर्स के अंदर भी अलग अलग स्ट्रेटेजीज काम करती है, कमोडिटीज के लिए अलग स्ट्रेटेजीज होती है। ठीक है, तो वो सब आप प्रैक्टिस कर सकते हो डेमो अकाउंट के ऊपर, क्योंकि वहां पर एक भी पैसा आपका नहीं लगना। अकाउंट उड़ भी गया तो भी वापस आप नया खोल सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो कमीशंस बहुत कम है। जैसे शेयर बाजार के अंदर लगभग बहुत ज्यादा टैक्स जो है वो आपको देना पड़ता है, करीबन 50% से भी ज्यादा टैक्स देना पड़ता है वहां पर। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर ऐसा कुछ है, और इसके अंदर सिर्फ आपको स्प्रेड देनी पड़ती है, उसके अलावा कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। और स्प्रेड भी आपके खर्चों में से नहीं लगता। कुछ कुछ अकाउंट्स जो होते हैं जिनको ईसीएन अकाउंट्स कहते हैं, जिसके अंदर स्प्रेड्स बहुत कम होती है, तो वहां पर आपको कमीशन चार्ज होता है। ठीक है, तो कान यहां से पकड़ो यहां से पकड़ो, बात एक ही है। स्प्रेड कम होगी तो कमीशन आपको देना पड़ेगा। कमीशन आपका फिक्स रहेगा उसके अंदर, पर लॉट के ऊपर कोई $6 लेता है, कोई $8 लेता है, कोई $10 लेता है। ठीक है, तो आपने कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट की, अगर वो नुकसान में भी जाती है तो भी आपको कमीशन उसके अंदर देना ही पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। कोई मिडिल मैन नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट साइज है, और ट्रांजैक्शन की कॉस्ट बहुत कम है। 24 आवर मार्केट रन करता है, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, लिवरेज बहुत अच्छा मिलता है, सब चीजें फ्री के अंदर अवेलेबल है, सब सॉफ्टवेयर वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं है, और टैक्स फ्री है, ई बुक्स अवेलेबल है, वेबसाइट्स अवेलेबल है, और प्रैक्टिस अकाउंट्स अपने को मिलते हैं। ऑफिस की जरूरत नहीं पड़ती, ऑफिस की जरूरत नहीं पड़ती कोई, वो तो सर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी ऑफिस की कोई जरूरत नहीं है। अगर करना चाहे तो बंदा घर से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ट्रेडिशनल मार्केट से ये मार्केट थोड़ा सा हटके है। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर अगर आप कोई फैक्ट्री ओनर है, फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो आपको जमीन भी परचेज करनी पड़ेगी, फिर उसके ऊपर मशीनरी भी लगानी पड़ेगी, फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पूरी बनानी पड़ेगी जहां पर वो मशीन वगैरह सब खड़ी होगी, लेबर की भी कॉस्टिंग्स आएगी, फिर जब उसको रन करोगे तो लेबर की सैलरी भी देनी पड़ेगी, साथ साथ में जो भी खर्चे होते हैं वो सब भी मेंटेन करने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल भी लाना पड़ेगा, फिर जो फिक्स्ड जो फिनिश्ड माल होगा उसको भी आपको सेल करना पड़ेगा, फिर सेल करोगे तो उधारी भी होगी, फिर उसको वापस से रिकवर भी करना पड़ेगा। तो बहुत सारे खर्चे उसके अंदर हो जाते हैं। इसके अंदर इस बिजनेस के अंदर कोई खर्चा नहीं है। एक लैपटॉप चाहिए, एक मोबाइल चाहिए, एक रूम चाहिए, और वो आपके घर का कोई भी रूम हो सकता है अगर वहां पर शांति है तो। ठीक है, और अगर ज्यादा गर्मी है तो एसी चाहिए आपके दिमाग को ठंडा रखने के लिए। तो हाँ, एसी का कनेक्शन जरूरी है, क्योंकि काफी बार मार्केट जो है वो थोड़ी सी ऐसी चालें चलता है कि आपका दिमाग गर्म हो जाता है।
तो अब आते हैं फंडामेंटल स्टडीज के ऊपर। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? जो भी इकोनॉमिक घटनाएं आपके देश के अंदर, किसी के देश के अंदर होती है, कोई भी सोशल घटनाएं देश के अंदर होती है, या कोई भी पॉलिटिकल घटनाएं देश के अंदर होती है, तो वहां से करेंसी जो है वो एक रेंज के अंदर चलती है। वो रेंज, जैसे मान लो ये करेंसी एक रेंज के अंदर चल रही है, ये इसका रेजिस्टेंस है और ये इसका सपोर्ट है, यहाँ से ये टच होके यहाँ पर आती है, यहाँ पर ये आती है। पर जब भी कोई न्यूज ऐसी आती है कि मान लो वो यूएसडी के अंदर कोई न्यूज आई और वो यूएसडी के फेवर के अंदर है और ये चार्ट अभी गोल्ड का है, तो यूएसडी अगर ऊपर जाएगा तो गोल्ड कहाँ जाएगा? नीचे। तो ये इस रेंज को उस समय तोड़ सकता है, नहीं तो हमेशा प्रॉपर एक रेंज के अंदर चलता है। हालांकि हम लोग गोल्ड का एग्जांपल नहीं लेंगे, नहीं तो अगर गोल्ड करूंगा तो फिर सब लोग डेमो अकाउंट पर गोल्ड के अंदर ट्रेड करने लग जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता कि नए लोग करें। तो कोई भी जैसे इन्फ्लेशन आ गया, महंगी बढ़ा आ गया, या सस्ती बढ़ा आ गया, डिफ्लेशन आ गया, या इस महीने जो है वो एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो घट गई, मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, ठीक है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर कुछ चेंजेस आ गए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो डाउन हो गया, डिमांड और सप्लाई का रूल यहाँ पर लागू होता है, किसी चीज की डिमांड बढ़ गई, वहां पर सप्लाई नहीं है, तो करेंसी की वैल्यू क्या होगी अब, क्योंकि डिमांड है उनके देश के अंदर, और जब सप्लाई आ जाती है और डिमांड नहीं होती है तो करेंसी की वैल्यू डाउन होगी, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड नहीं है। तो डिमांड नहीं है तो सस्ती बढ़ा, उसको जब जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी दाम जो है वो घटाने पड़ेंगे उसको बेचने के लिए। तो कुछ वेबसाइट्स हैं सर, ये वेबसाइट्स आप लिख सकते हैं, fxstreet.com बहुत प्यारी वेबसाइट है, और एप्लीकेशन भी इसकी अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर, आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर, और एप्पल स्टोर के अंदर FX Street के नाम से आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। दूसरी जो वेबसाइट है वो है माई FX बुक, बहुत प्यारी वेबसाइट है, इसकी भी एप्लीकेशन अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आपको, मैंने ये 6 लिखी है तो 6 की 6 आपको वेबसाइट्स देखनी है, इसमें से 2 या 3 आप कंसिडर कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे। forexcrunch.com, इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है पर वेबसाइट बहुत अच्छी है। babypips.com, इसके अंदर अगर आप एक बिगिनर हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर, तो आप इस वेबसाइट के ऊपर, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इसके अंदर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि एज अ बिगिनर इसके अंदर सब चीजें जो है वो बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर समझाई हुई है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा यूज होती है वो है forexfactory.com। और पर्सनली जो मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूं वो है investing.com, इसकी एप्लीकेशन अवेलेबल है, और इसके अंदर इंडियन मार्केट के अंदर भी ये बताता है, क्रिप्टो मार्केट का भी बताता है, और साथ साथ में फॉरेक्स मार्केट का भी इसके अंदर सारा अपडेशन आता है investing.com के अंदर। थोड़ी सी वेबसाइट टिपिकल है पढ़ना, बहुत सारी चीजें इसके अंदर मिलती नहीं है स्टार्टिंग में। फोटो क्लिक करनी हो तो फोटो भी क्लिक कर सकते हैं आप। बेसिकली इन वेबसाइट्स के अंदर आपको मिलेगा क्या? इन वेबसाइट्स के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर। इकोनॉमिक कैलेंडर के अंदर क्या होता है, कुछ न्यूज़ेस जो होती है वो पहले से प्री डिफाइंड होती है कि इस तारीख को वो न्यूज जो है वो लॉन्च होगी, उस तारीख को वो न्यूज जो है वो अपडेट होगी। तो वहां पर आप उसका डेट और टाइम पहले से पता लगा सकते हैं। जैसे हमें पता है पहले से ही कि फ्राइडे को, हर महीने के पहले फ्राइडे को नॉन फार्म पे रोल्स की न्यूज जो है वो आती है। उसका टाइम हो सकता है कि चेंज हो, पर वहां पर वेबसाइट के ऊपर आपको पहले से ही दिख जाता है कि वो टाइम जो है वो वहां पर शो कर रहा है 7 बजे का। तो अब अगले महीने भी जो फर्स्ट फ्राइडे होगा उसमें वो न्यूज होगी और उसका टाइमिंग 7 बजे का है। अब उसमें एक और अच्छा फीचर है कि उसमें प्रीवियस डेटा भी आप देख सकते हो उस वेबसाइट्स के ऊपर। उसके साथ साथ में कुछ मार्केट के अंदर फोरकास्ट किया होता है उस डेटा को लेकर के, क्योंकि इंडिया के अंदर तो क्या डेटा कोई मांगता भी नहीं और यहाँ पर देते भी नहीं, और यहाँ पर डेटा के अंदर मैनिपुलेशन भी बहुत होता है। जैसे हम लोग सिर्फ पॉपुलेशन की बात करें तो जब जनगणना हुई थी तो मेरे हिसाब से 2010 में या 2011 के अंदर हुई थी, और उसके बाद में जनगणना अब जाकर के वापस ये उठा है। अभी 10-12 सालों के अंदर किसी ने ये पूछा भी नहीं कि कितनी जनसंख्या हुई, सब अपने हिसाब से कोई 125 करोड़ बोलता है तो कोई 150 करोड़ बोलता है और कोई 165 करोड़ बोलता है, सब अपने अपने हिसाब से करोड़ बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई डेटा प्रॉपर मिलता नहीं है।
कोई आप बैंक वालों से पूछ लो तो डेटा आपको क्लियर मिलता नहीं है, और उन डेटाज के अंदर भी काफी सारा मैनिपुलेशन होता है। ठीक है, डेटा सरकार जो है, अब जैसे कोरोना का जो डेटा था उसके अंदर काफी सारे सरकार ने जो है वो तथ्य जो है वो छुपाए अपने से, क्योंकि अगर वो एग्जैक्ट डेटा बता देते तो हो सकता था पैनिक सिचुएशन हो जाती, लोग और ज्यादा डरने लग जाते। ठीक है, तो इस वजह से, पर फॉरेन कंट्रीज के अंदर क्या होता है, बहुत रिलायबल डेटा निकलता है, और ये कुछ वेबसाइट जो है जैसे फॉरेक्स फैक्ट्री वगैरह, ये डिफरेंट सोर्सेज को कनेक्ट करके और उसके बाद में वो डेटा को निकालती है। तो बहुत सबके अंदर एक ही जैसा डेटा आएगा। यहाँ पर क्या होता है, एक मान लो किसी बस का एक्सीडेंट हो गया, आपने देखा होगा जी न्यूज के अंदर बता रहे 18 लोग मरे, और स्टार न्यूज के ऊपर बता रहा होगा 20 लोग मरे, और किसी न्यूज के अंदर 15 लोग ही बता रहा होगा। ठीक है, तो सब न्यूज चैनल का भी अलग अलग है। ठीक है, तो ये रहता है वहां पर फॉरेन के अंदर ऐसा नहीं होता, इंडिया के अंदर तो सब चलता है। इफेक्ट्स ऑफ न्यूज, व्हाट इन्फ्लुएंसेस प्राइसेस इन द फॉरेक्स मार्केट। देखो, फॉरेक्स के अंदर जब भी न्यूज़ेस आती है तो उसका इन्फ्लुएंस क्या होता है उस न्यूज़ेस का प्राइस के ऊपर, जो फॉरेक्स मार्केट के अंदर अलग डिफरेंट पेयर्स के अंदर होता है। उसमें 3 डेटा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डेटा जो है वो है इंटरेस्ट रेट का। इंटरेस्ट रेट अगर कोई भी गवर्नमेंट या उसकी जो प्राइम बैंक है, जैसे अपने यहाँ पर आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो वो डिसीजन लेगी कि इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो वो डिसीजन क्यों लेगी, कैसे लेगी, वो तो एक अलग पार्ट हो गया। उसके लिए तो बहुत सारे फैक्टर्स काम में होंगे कि इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन रेट कितनी है, एम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है, सब चीजें हैं, वो सब देख करके डिसाइड करेगी। और इंडिया के ऊपर एक और ये प्रेशर भी है कि अगर यूएस गवर्नमेंट मतलब यूएस की जो प्राइम बैंक है, फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका, वो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो सिर्फ नॉट ओनली इन इंडिया, बाकी सब लोग, सब जितने भी देश हैं वो सब अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे। ठीक है, नहीं तो सारा का सारा जो है वो पैसा, वो जो इन्वेस्टर्स है वो डॉलर के अंदर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो अपने देश से जो है वो पैसा निकलने लग जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ाएगा कोई भी देश, कोई भी जिस देश की प्राइम बैंक है, तो वो करेंसी कैसे होगी, करेंसी मतलब बढ़ेगी या करेंसी स्ट्रांग होगी या करेंसी वीक होगी? करेंसी स्ट्रांग होगी, मोस्टली यही जवाब आएगा सबका। ठीक है, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगी, और ये काफी हद तक सही है। पर क्या होता है, हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो न्यूज को देख करके ट्रेड नहीं करते। हम लोग क्या होता है, न्यूज से पहले ही ऑर्डर्स प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो वो नहीं करना चाहिए, वो एक सट्टा हो गया, एक जुआ हो गया। पर अगर आप न्यूज को देख करके करेंगे तो आपको पता रहेगा कि इंटरेस्ट रेट के अंदर अब बढ़ोतरी हुई है, तो बढ़ेगा तो करेंसी का भी इफेक्ट जो लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ने वाला होगा। फिर उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट रेट, अगर एम्प्लॉयमेंट रेट मतलब कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गई, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब बढ़ जाएगी तो करेंसी डाउन होगी या स्ट्रांग होगी? बिल्कुल डाउन होगी, क्योंकि अभी इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे देखें तो इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट मैं मानता हूं कि है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, लोग काम ही नहीं करना चाहते, या लोग ये समझते हैं कि मैं इस काम के लायक नहीं हूं, इसलिए वो नहीं कर रहे। क्योंकि किसी को 10,000 की सैलरी मिल रही है तो वो ये सोच रहा है कि मैं 10,000 के नहीं, मैं 20,000 के लायक हूँ। ठीक है, तो वो एक अलग फैक्टर हो गया। पर अगर ऐसे बुक्स के अंदर देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है, लोगों को जो है वो रोजगार नहीं मिल रहा है। एक पियून की नौकरी के लिए जो MBA है वो भी अप्लाई कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट नौकरी के लिए, तो मतलब कितना जॉब्स के अंदर कमी है। और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, जैसे मान लो अभी कोई चुनाव हो गया, कुछ भी हो गया, तो हो सकता है कि जो USA का जो पूरा जो जनता जो जिसको चाहता था, जैसे बिडेन को चाह रहा था कि बिडेन आ गया है तो बिडेन जीत गए, तो उसके बाद में क्या हुआ, USA की जो करेंसी है वो स्ट्रांग हो गई, क्योंकि पूरा देश जो है वो ये चाह रहा था कि ट्रंप जो है वो वहां से हटे। पर ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप हटा नहीं, और जबरदस्ती कह रहा है वो वहां पे अमेरिका के अंदर उसको हटा भी नहीं सकते। वो अपनी इच्छा से ही, अगर भले ही चुनाव हार गया वो, पर वो वहां पर गड़ा हुआ रहा। तो जब गड़ा हुआ रहा तो एक बार वापस से नेगेटिव इफेक्ट आया मार्केट के अंदर। फिर उसके बाद में जब बिडेन ने सरकार वापस से संभाली तो स्ट्रांग हुई थोड़ी सी USA। अब आते हैं फंडामेंटल के अंदर, क्लियर हो गया। थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकली इसका प्रैक्टिकल बता देता हूँ। गूगल क्रोम की नाम की एक ब्राउजर होती है जो आपके मोबाइल फोन के अंदर भी चलती है और इसके अंदर भी होती है। वहां पर आपको ये वेबसाइट डालनी है forexfactory.com। ठीक है, वहां पर आपको ये कैलेंडर दिखेगा,
ये कैलेंडर का ऑप्शन दिख रहा है सबको, ये फॉर्म्स, ट्रेडर, न्यूज़ेस, कैलेंडर। फोर्थ ऑप्शन आता है कैलेंडर का। आप इसको अपडेट करेंगे तो यहाँ पर ये सारी की सारी न्यूज़ेस जो है वो आपको दिखने लग जाएगी। ये सब न्यूज़ेस दिख रही है अलग अलग डे की, अलग अलग दिन की, अलग अलग टाइम के हिसाब से। आपको सबसे ज्यादा पहले क्या करना है, इस ये जो टाइमिंग है इसको आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको क्या करना है, सेव सेटिंग कर लेना है। तो ये जो आपका लैपटॉप का या कंप्यूटर का जो टाइम है वो यहां पर सेट हो जाएगा। पहले 1 मिनट का डिफरेंस आ रहा था जी। तो ये हमेशा आपको अपडेट करना पड़ेगा। अब आज संडे है, संडे Feb 5, तो आज कोई भी न्यूज नहीं है कहीं पे भी, सब जगह संडे ही है। और कल मंडे है, मंडे को क्या है, एनजेडी के अंदर बैंक हॉलीडे है। एनजेडी का मतलब न्यूजीलैंड डॉलर, तो न्यूजीलैंड डॉलर के अंदर हो सकता है हलचल जो है वो कम हो, ठीक है, न्यूजीलैंड के जो भी पेयर्स है उसके अंदर। और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है सर, ये एनवलप्स दिख रहे हैं अलग अलग, येलो कलर के, ऑरेंज कलर का, और एक और कलर का दिखता है सर, इसको बोलते हैं रेड कलर का। तो येलो कलर का जो न्यूज है वो दिन के अंदर 10-15 न्यूज़ेस होती है, पर वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है, मार्केट के अंदर कोई ऐसी बहुत ज्यादा हलचल नहीं होती है। पर जब ऑरेंज न्यूज आती है, ऑरेंज न्यूज, तो मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत हलचल होता है। और रेड न्यूज आती है तब तो मार्केट जो है वो लंबी लंबी छलांगे मारता है, ठीक है। रेड मतलब मोस्ट इफेक्टिव न्यूज जो होती है, जो करेंसी को हिला करके रख सकती है। चाहे अब वो न्यूज आने के ऊपर डिपेंड करता है कि वो करेंसी के पॉजिटिव में आई है कि करेंसी को नेगेटिव में लेकर के आई है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर सुबह 9 बजे 7 बजे सॉरी 7 तारीख को 9 बजे एयूडी के अंदर न्यूज है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर कैश रेट की और आरबीआई रेट स्टेटमेंट की। अब यहाँ पर एयूडी की जो है वो ये इंटरेस्ट रेट की है डिसीजन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, प्रीवियस जो था वो 3.10 था, जो प्रीवियस डेटा था जब ये न्यूज पहले आई थी, जब भी आई थी तो 3.10 का उनका इंटरेस्ट रेट था। अब ये फोरकास्ट किया जा रहा है, ये वाला जो पैनल है वो फोरकास्ट का है कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 0.25% अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी। कौन बढ़ाएगी, एयूडी, ऑस्ट्रेलियन की जो प्राइम बैंक है वो, ठीक है। और जब एक्चुअल डेटा आएगा तो यहां पर आएगा, जब भी न्यूज आएगी वो। अगर इसने 0.25 भी बढ़ाया तो करेंसी जो है वो एक बार के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग, ठीक है, कि 0.25 भी बढ़ेगा, तो मार्केट एकदम से ऊपर नहीं जाएगा। पर अगर 0.50 आ गया यहां पर बढ़ के, तो एयूडी जो है वो बूम करेगा, एकदम ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर 0.25 नहीं बढ़ाया, 0.25 की जगह पर 0.20 भी बढ़ाया, 0.15 भी बढ़ाया, तो मार्केट नीचे जाएगा एयूडी का। समझ में आ गया? वैसे ये investing.com है, इसको भी आप यहां पर लिख सकते हैं। इसके अंदर भी इकोनॉमिक कैलेंडर आता है, ये देखो ये वाला ऑप्शन है जो ये नीचे यूनाइटेड स्टेट्स और मेजर इंडाइसेस फ्यूचर, यहां पर एक इकोनॉमिक कैलेंडर का ऑप्शन आता है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, स्टार्स बने होते हैं। जैसे ये संडे को, अब फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर न्यूज़ेस नहीं बता रहा था आज, ठीक है, और इसके अंदर न्यूज़ेस बता रहे हैं कि संडे को भी न्यूज आने वाली है। इसमें एक न्यूज तो कौन सी है, 3 स्टार न्यूज है। जो वहां पर रेड एनवेलप होता है वो यहाँ पर 3 स्टार कहलाता है, जो ऑरेंज एनवेलप होता है वो यहाँ पर 2 स्टार कहलाता है, और जो येलो एनवेलप होता है वो एक 1 स्टार कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जी यहाँ पर टाइम को चेंज करने के लिए अपने इंडिया का जो टाइम होता है वो होता है +5.30, ठीक है। तो ये कोलकाता का टाइम जो है वो पकड़ लेता है। अब मैंने 6 तारीख का इसके अंदर लगाया है। 6 तारीख को वहां पर फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर क्या बता रहा था सर, कोई रेड एनवेलप बता रहा था क्या? 7 तारीख का था ये। 6 तारीख को रिटेल सेल्स बता रहा है येलो एनवेलप, और यहाँ पर क्या बता रहा है, 3 स्टार की न्यूज बता रहा है। तो आपको 2-3, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मतलब ट्रेड्स लगाने में आपको ध्यान रखना है। मार्केट के अंदर अगर कोई न्यूज है जो इस वेबसाइट के हिसाब से वो न्यूज जो है वो थोड़ी सी पावरफुल न्यूज है, हाई इंपैक्ट वाली न्यूज है, पर
फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर वो न्यूज जो है वो येलो एनवेलप है। हो सकता है कोई भी नहीं आए, पर फिर भी काफी बार क्या होता है, आपने सिर्फ फॉरेक्स फैक्ट्री को देखते हैं और वहां पर येलो एनवेलप देखते हैं, ठीक है, और अपने ट्रेड करने लग जाते हैं कि यार चलो ठीक है छोटी मोटी न्यूज है। येलो एनवेलप को तो देखते ही नहीं है आपने, ठीक है, क्योंकि सारी जो नजर है वो रेड पर ही जाती है या ऑरेंज पर ही जाती है। पर यहाँ पर क्या आप 2-3 वेबसाइट्स को अगर देखेंगे ना, तो आप कोई भी गलती करने से बच जाएंगे। फिर ऐसा अपने को लगता है ना कि मार्केट के अंदर यार अचानक से ये डाउन टर्न क्यों आ गया, मेरे हिसाब से तो मार्केट अप जाना चाहिए था, पर ये नीचे क्यों आ गया मार्केट, अचानक से ऐसा क्या हो गया। ऐसा हो गया कि वो जो न्यूज थी वो क्या, उसने इम्पैक्ट जो है वो अच्छा डाल दिया, ठीक है। तो अब आते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। फंडामेंटल का ये छोटा सा पार्ट था, एडवांस के अंदर अपने इसको और अच्छी तरीके से सीखेंगे। अभी सिर्फ आपको इसे बताने के लिए है क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो नए हैं, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, मार्केट के जो एक्शंस होते हैं उनसे आपको पता करना होता है। एक चार्ट आपके पूरे स्क्रीन पर आपको दिखेगा, ठीक है, उससे आपको ये पता करना पड़ेगा कि अगला उसका जो नेक्स्ट मूव है वो क्या होगा चार्ट का, या तो वो अप साइड में जाएगा या वो डाउन साइड में जाएगा या कंसोलिडेशन फेज के अंदर वो चलेगा, ठीक है। तो उससे आपको क्या करना पड़ेगा, जो पहले की जो प्राइसेस है, पास्ट प्राइसेस, ठीक है, जो मार्केट जो पहले निकल चुका है उसको देख करके आपको ये अनुमान लगाना पड़ेगा कि फ्यूचर की प्राइसेस कहां पर जाने वाली है। तो ये आपको जैसे जैसे आप चार्ट्स देखोगे, और मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि जब भी आप स्टार्ट करें ट्रेडिंग करना, तो सिर्फ 1-2 पेयर्स के अंदर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करें। चाहे आप यूरो यूएसडी ले लो, चाहे जीबीपी यूएसडी ले लो, या जीपीवाई के कोई पेयर्स ले लो। 20-25 चार्ट्स मत देखना, ठीक है। 20-25 चार्ट्स देखोगे ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सबकी कहानी अलग अलग है, ठीक है। आप स्टार्टिंग में 1-2 चार्ट्स को इतना रट लो कि उसका एक एक मूवमेंट आपको समझ में आने लग जाए। 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, कम से कम 3 से 6 महीने इस चीज में लगेंगे, और उसको भी आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पर जाकर के देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 5 मिनट का चार्ट देख लिया, 5 मिनट यहाँ पर कोई महत्व नहीं रखता फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये मार्केट जो 24 घंटे चलता है। कम से कम आपको 1 घंटे का चार्ट देखना आना चाहिए, और अगर उससे कम पर जाना है तो 30 मिनट का चार्ट आपको देखना चाहिए। बाकी आप अगर जनरली काम करो तो 1 से 4 घंटे के अंदर काम करो। वहां पर जो भी पैटर्न्स बनेंगे, जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनेंगे, जो भी सपोर्ट बनेगा, जो भी रेजिस्टेंस बनेगा, उसके ज्यादा सक्सेस होने के चांसेस हैं छोटे वाले टाइम फ्रेम से, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है कि प्राइस के ऊपर आप फोकस कर सकते हो, आपको सप्लाई और डिमांड ढूंढने में, प्राइस एक्शन ढूंढने में मदद करता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये सब हम लोग सीखेंगे साथ में, ठीक है। और पिक्टोरियल प्राइस आपको पूरा पिक्चर मिल जाता है प्राइस की हिस्ट्री का, ठीक है। आप उसके अंदर महीने भर पहले की भी प्राइस देख सकते हो, 1 साल पहले की भी प्राइस देख सकते हो, ठीक है। आपको एंट्री पॉइंट मिल जाता है कि यहाँ से ये सपोर्ट है और यहाँ से मार्केट वापस है टर्न हो सकता है। तो ये सारी स्ट्रेंथ है टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाता है जब फंडामेंटल आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इस मार्केट को फंडामेंट ही ड्राइव करता है, ठीक है। इस मार्केट के अंदर अगर किसी ने फंडामेंट्स को नहीं सीखा और वो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ही जिंदा रहता है, तो वो कभी भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। तो फंडामेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। सब चीजें इंग्लिश के अंदर है, मैं जानता हूं सब लोगों को इकोनॉमिक्स नहीं आती है, ये भी मैं जानता हूं, पर अगर हम लोग कोई नया काम सीख रहे हैं तो हमें वो चीज भी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। वीकनेसेस ये है कि सर जी इतने सप्लाई और डिमांड आप ढूंढ लेते हैं, इतने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढ लेते हैं, तो जो ट्रेडर होता है वो ट्रेड लगाने से ही घबराता है, ठीक है। ये भी एक टेक्निकल एनालिसिस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे एक दोस्त थे, अभी वो क्या करते थे सर, 12 बजे तक इंडियन मार्केट के अंदर काम करते थे और उसके बाद में वो फॉरेक्स मार्केट के अंदर काम करते थे, पर उनको टेक्निकल इतनी नॉलेज थी कि आप उनका किसी भी लेवल तक को पूछ लो कि यार इस लेवल को ये कहां से, मतलब उसने ब्रेक किया, ये कहां पर जाकर के रुकेगा, वो टेक्निकल थॉट से इतना स्ट्रांग थे जितना स्ट्रांग मैं भी नहीं। हर इंडिकेटर्स की उनको नॉलेज थी, ठीक है, हर प्राइस मूवमेंट की उनको नॉलेज थी, पर वो ट्रेड ही नहीं लगा पाते थे, वो घबराते थे ट्रेड लगाने में, क्योंकि उनको ये लगता था यार यहाँ पर है और ये वापस रिवर्स कर जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जानकारी भी होना क्या होता है, इंसान जो है घबराता है, जरूरत से ज्यादा जानकारी। जब हम लोग स्टार्टिंग में थे तो बेताशा प्रॉफिट निकालते थे, सब चीजें करते थे, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। अब जब ज्यादा हमको नॉलेज हो गई है तो हमको क्या है, बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ती है, और फिर क्या है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि देखो क्या होता है, हर इंडिकेटर एक ही जगह पर आपको नहीं लेकर के जाएगा।
कुछ इंडिकेटर्स बोलेंगे बाय में जाना है, कुछ इंडिकेटर्स बोलेंगे सेल में जाना है। एक ही चार्ट पैटर्न जो है वो अलग अलग दोनों जगह से ब्रेकआउट हो सकता है, ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि दिक्कत ये होती है कि हम लोग ट्रेड लेने से घबरा देते हैं, इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं बहुत जल्दी, या बहुत जल्दी नहीं करके बहुत लेट हो जाते हैं ट्रेड लेने के अंदर। ये सारी इसकी वीकनेसेस है, ठीक है। हम लोग ऑलवेज अनदर लेवल को ढूंढते हैं इसके अंदर। जब भी आप इंटरप्रिटेशन करें यार ये सपोर्ट को तोड़ते हुए नेक्स्ट सपोर्ट में मैं एंट्री ले लूंगा, तब तक तो गाड़ी छूट जाती है, क्योंकि वो उस सपोर्ट से वापस से रिवर्स हो जाता है। और ट्रेडर्स जो है वो जब लॉसेज होने लगते हैं या उनकी जो टेक्निकल एनालिसिस है वो फेल होने लगती है, तो वो क्या होते हैं, हताश हो जाते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, चार्ट्स किस किस प्रकार के होते हैं, ट्रेंड क्या होता है, कैंडल स्टडी करेंगे। कल पूछ रहे थे भाई साहब कि कैंडल्स कैसे सिखाओगे, आज सिखाएंगे सर आपको। लेवल्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सब बताएंगे, और ट्रेंड कैसे ब्रेक होता है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको ये देख रहे हैं कैंडल्स कहां पर फॉर्म होती है, वो होती है चार्ट्स के ऊपर। और मेनली जो 3 टाइप के चार्ट जो है वो काम आते हैं, एक तो लाइन चार्ट और एक बार चार्ट और एक होता है कैंडलस्टिक चार्ट। पर 2 ही इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं जिसको बोलते हैं, एक फर्स्ट जो है वो लाइन चार्ट और सेकंड जो है वो कैंडलस्टिक चार्ट। अब कैंडलस्टिक्स क्या होता है उसका मैं प्रैक्टिकल दिखाऊं क्या आपको, जी सर। बार चार्ट और उसका। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नया टैब खोल करके यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे। ट्रेडिंग व्यू में हालांकि बहुत सारे चार्ट्स हैं जहां पर आप देख सकते हो, कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे, यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है, प्रोडक्ट्स के ऑप्शन के अंदर चार्ट प्लस का ऑप्शन है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। तो एक ऐसा लेआउट आपके सामने आ जाएगा। ये चार्ट्स है, ये चार्ट है, दिख रहा है आपको, ये सब ये कैंडल स्टिक्स है अलग अलग प्रकार की। और ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएस डॉलर का चार्ट खुला हुआ है 1 घंटे का, ये 1 आवर का चार्ट है। अब यहां से अगर आपको डेटा चेंज करना है तो आप मतलब अगर आपको सिंबल चेंज करना है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, दिख रहा है ना साइड में जी। और उसके बाद में आप यहां से कोई भी अपना जो भी मन पसंद है, जैसे मेरे को यूरो यूएसडी पसंद है तो मैंने यूरो यूएसडी ले लिया, ये चार्ट इसके अंदर लगा हुआ है। अब ये जो चार्ट है वो कैंडलस्टिक पैटर्न का चार्ट है और ये होता है बार चार्ट। ये लगता है तो कैंडलस्टिक जैसा ही है पर छोटी छोटी लाइनें बनती है इसके अंदर, और इसको बहुत टिपिकल होता है रीड करना, तो इसलिए हम लोग बार चार्ट के अंदर काम नहीं करते। और एक होता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए बहुत काम का चार्ट है, क्योंकि इसके अंदर आप एग्जैक्ट पॉइंट जो है ना वो आप ढूंढ पाओगे। जैसे मैंने ये यहां से एक ट्रेंड लाइन, एक लाइन उठाई, इधर साइड में ऑप्शंस होते हैं लाइन के, और मैंने यहां से क्या किया, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। और मैं वापस अब कैंडल्स में जाऊंगा तो देखो यहां से मेरे को एक ट्रेंड लाइन मिल गई, यहां पर मेरा एक रेजिस्टेंस बन गया। जी। अब ये ट्रेंड लाइन को आपको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जब प्राइस वापस से मूव होगा, जब ये प्राइस वापस से ऊपर की तरफ मूव होगा तो यहाँ पर जब भी ये ट्रेंड लाइन को टकराएगा तो हो सकता है कि वहां से ये वापस से रिवर्स आए, तो ये आपका एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। वापस से लाइन चार्ट पे जाते हैं, यहां पर मेरे को एक और पहले थोड़ा छोटा कर देता हूं। जैसे ये 2 पॉइंट मिलेंगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन खींचनी है और फिर वापस से अपने को कैंडल्स में जाना है। अब यहां पर क्या हुआ, हमको एक और ट्रेंड लाइन मिली इसके अगेंस्ट में, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन यहां पर भी बन सकती थी, देखो ये भी एक क्या है, रेजिस्टेंस है। वापस से मार्केट जो है वो यहां पर आया, पर इस रेजिस्टेंस को इसने क्या किया,
ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करके वापस से नीचे कहां से गिरा है, इस पॉइंट से। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अभी आपको अगर प्राइस यहां पर आकर के अगर तोड़ता है तो हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए जाए, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ये 1 घंटे का चार्ट है, आप इसे इसके अंदर 4 घंटे का भी चार्ट खोल सकते हैं। ये 4 घंटे का चार्ट है। चार घंटे के हिसाब से अभी ये डाउन ट्रेंड के अंदर है, ठीक है, और अभी ये एक सपोर्ट पर आया हुआ है। और ये ट्रेंड लाइन खींचने से बढ़िया ये है कि अगर आप इसके अंदर रेक्टेंगल बना लो अगर, जी ये भी अच्छा है। तो आपको सबसे बेस्ट इसमें एंट्री मिलेगी। इसको चार्ट को आप छोटा करके देख सकते हो। देखो ये सपोर्ट जोन है यहाँ पर, और अभी ये सपोर्ट पर आया हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सपोर्ट कैसे ढूंढा मैंने कि प्रीवियस कुछ कैंडल्स जो है वो यहाँ पर बार बार आकर के ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है ना। वैसे देखे तो ये भी एक सपोर्ट जोन था और इसको फेक ब्रेकआउट हुआ, हो सकता है कोई न्यूज का इम्पैक्ट था। ये मेरे हिसाब से ये इंटरेस्ट रेट वाली न्यूज आई थी यहाँ पे, ये वाली ये जो रैली आई थी ना ऊपर की साइड में, ये जब 0.25 बीपीएस बढ़ा था तो उस समय यूएस डॉलर जो है डाउन गया था और यूरो यूएसडी बढ़ा था। उसका कारण बताता हूँ आपको। क्या हुआ, पिछले साल जो है वो इंटरेस्ट रेट काफी बार बढ़ाई फेड ने, मतलब पिछले साल ऑलमोस्ट इंटरेस्ट रेट बड़ी है, 0.25 से लेकर के 4.50 तक उन्होंने बढ़ा दी। तो स्टार्टिंग में तो वो क्या कर रहे थे, 0.75 तक बढ़ा रहे थे, फिर उन्होंने स्लो किया, फिर 0.50 का उन्होंने बढ़ाना स्टार्ट किया। दिसंबर के अंदर 0.50 बढ़ी थी और अब के टाइम के अंदर 0.25 बढ़ी है, क्योंकि दिसंबर के अंदर पॉवेल का ये स्टेटमेंट था कि अब हम लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे पर कम, मतलब स्लोली बढ़ाएंगे। तो हुआ यूं कि अब देखो एक बच्चा होता है ना सर, एक बच्चा, ठीक है, आप उसको है ना 2 चॉकलेट देते हो तो वो खुश होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो जब 0.75 बढ़ा तो मार्केट क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया। फिर आपने 2 चॉकलेट की जगह पर 1 ही चॉकलेट देने लग गए उसको, ठीक है, तो उसका थोड़ा सा क्या है यार, चलो 1 तो आ रही है कोई बात नहीं ले लेते हैं। फिर क्या 1 की जगह पर आप आधी देने लग गए, तो वो गुस्सा तो हो गई कि यार ये क्या चक्कर है यार, मेरे 2 चॉकलेट पहले देते थे और अब तो 0.25 भी दे रहे हो, ठीक है। तो क्या मार्केट जो है वो फिर नीचे चला जाता है, क्योंकि अब क्या स्लोली बढ़ेगी और अब एक लिमिट भी होती है। इंटरेस्ट रेट आप बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको आपको वापस से रिटर्न भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सरकार के ऊपर और ज्यादा प्रेशर आ जाएगा उनको रिटर्न देने के लिए। तो ये मैंने आपको सिर्फ अभी एक लेआउट बताया है, ठीक है। वापस अपने टॉपिक पर चलते हैं। अब कैंडलस्टिक क्या होती है सर, आज से 300 साल पहले एक जापान का एक बंदा था, एक क्या बोलते हैं, हॉकर बोलते हैं ना, जो मंडी के अंदर काम करता था। जैसे अपने यहाँ पर मंडी है, ठीक है, अनाज की, अड़तिया हो गया, सॉरी, ठीक है ना। तो वो मंडी के अंदर काम करता था और वो क्या होता था कि रोज जाता था मंडी के अंदर, और वहां पर जब भी प्राइस ओपन होती थी, जब भी मंडी ओपन होती थी तो अनाज की जो है वो प्राइस जो है वो ओपन की एक अलग रेट होती है और जब वो क्लोज होता है तो अलग रेट होती है, ठीक है। पर उस दौरान क्या होता था, प्राइस जो है वो हाई पर भी जाती थी एक बार और एक बार लो पर भी आती थी, ठीक है, हमेशा ऐसा होता था। तो उसने क्या किया, उस फॉर्मेट को पकड़ा और जो भी प्राइस वहां पर खुलती थी उसको घर पर आकर के लिखता था, फिर जो जहां पर प्राइस क्लोज होती थी उसको लिखता था, फिर जब हाई गई हुई है उसको लिखता था और जो लो गई हुई है उसको लिखता था। तो लिखते लिखते उसने क्या किया, एक ऐसा पैटर्न बना दिया। मान लो मार्केट यहां से ओपन हुआ इस प्राइस से, ठीक है, और क्लोज कहां से हुआ, इस क्लोज, यहां पर क्लोज हो गया,
पर ये डंडी क्यों बनी हुई है? मार्केट यहां तक ऊपर जाकर के आया है, इसने इतना हाई मारा है मार्केट में, ठीक है, और लो भी इतना जाकर के आया है मार्केट, मतलब जो ओपन हुई थी जिस प्राइस से, उस प्राइस से भी लो गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जो बायर्स थे उन्होंने प्रेशर लगाया और मार्केट को ऊपर की तरफ धकेला और मार्केट को इतना ऊपर लेकर के चले गए यहां पर ये इतना हाई हो गया था कि ये ओवरबोट सिचुएशन में आ गया था, जिसको बोलते हैं कि बहुत ज्यादा खरीदारी हो गई थी। तो यहाँ पर जो सेलर्स थे उन्होंने प्रेशर किया और इसको जब मार्केट बंद हुआ तब तक वो यहाँ पर इसको खींच करके लेकर गया और ये एक कैंडल फॉर्म के अंदर बन गया। और उसका जो जजमेंट था, जैसे जैसे उसने प्रैक्टिस करी, उसका जजमेंट इतना अच्छा होने लग गया कि वो एक दिन पहले जब वो डेटा कलेक्ट करके लेकर के आता था और पिछले डेटा को अपने को मिलाता था तो एक पूरा का पूरा चार्ट फॉर्म होता था और उसमें उसको ये पता लगने लग गया कि नेक्स्ट डे वो जो अनाज है वो किस प्राइस पर ओपन होगा और किस प्राइस पर क्लोज होगा। मतलब उसने इतना उसके अंदर वो रम गया था, ठीक है ना। तो वहां से ये कैंडलस्टिक्स का पैटर्न का जो जन्म हुआ। अब इनको कैंडलस्टिक्स क्यों बोला जाता है? ये कैंडल की तरह लगती है, मोमबत्ती की तरह, ठीक है, जिसकी ये है बॉडी, ठीक है, ये तो होती है इसकी बॉडी, और जो ऊपर से और नीचे से निकलती है वो होती है इसकी विक, जिसको विक भी बोल सकते हैं और शैडो भी बोल सकते हैं। हमारे जनरली जो मोमबत्ती होती है उसके अंदर एक ही तरफ से शैडो निकलती है, पर इस कैंडल के अंदर दोनों तरफ से शैडो निकलती है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी ग्रीन वाली। अब ये ग्रीन और रेड का क्या चक्कर है वो भी बताता हूं आपको, और इसको अपने बना देते हैं ब्लैक से। ठीक है, और ये हो गई आपकी रेड वाली। अब ग्रीन का मतलब ये होता है सर बुलिश, मतलब मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में, ठीक है, ऊपर जाएगा, मतलब मार्केट का जो मूवमेंट है वो कहाँ है, अप साइड में। और रेड का मतलब ये होता है मार्केट जो है वो नीचे जाएगा। तो उसमें क्या होता है, बुलिश का जो ये साइन है, ये सिंबल आपको हमेशा देखने को मिलेगा कोई भी स्टॉक मार्केट में, किसी के अंदर भी बुलिश बेयरिश सबके अंदर सेम होता है। एक बैल होता है ना, उसको बोलते हैं बुल, ठीक है ना, जो नीचे से उठाता है, हाँ, जो नीचे से ऐसे उठाता है। तो मार्केट जो नीचे से ऊपर उठ गया, इस वजह से इसको बुलिश मार्केट कहते हैं। और जो बेयर होता है वो ऐसे अपने नाखूनों से ऊपर की तरफ नीचे धकेलता है, किसी को भी अगर अटैक करना होता है उसको तो उसको बोलते हैं बेयर मार्केट, ठीक है। बेयरिश भी बोल सकते हैं, बेयर मार्केट भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है सर, मार्केट अभी यहां पर चल रहा है, ठीक है, लास्ट जो कैंडल जो बंद हुई है वो यहां पर बंद हुई है, तो यहां से मार्केट वापस से रीओपन होता है, मतलब ये कैंडल जो है वो वापस से रीओपन होती है। और ये ओपन होने के बाद में क्या होती है, एक बार लो जाती है। लो जाने के बाद में यहां पर क्या होता है, ये ओवरसोल्ड सिचुएशन में आ जाती है। तो जो सेलर्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, सॉरी बायर्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं और इस मार्केट को ऊपर की तरफ धकेलते हैं। तो ये मार्केट जब ऊपर 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 जाता है तो वो इतना ऊपर हो जाता है, यहां पर ओवरबॉट सिचुएशन हो जाती है। उसके बाद में वापस से करेक्शन आता है और सेलर्स एक्टिव होते हैं और मार्केट को क्या करते हैं, नीचे की तरफ धकेलते हैं, और इतना ही धकेल पाते हैं जब तक वो टाइम जो है खत्म हो जाता है और ये कैंडल जो है वो क्लोज हो जाती है। कैंडल हमेशा इसी प्रकार की नहीं बनेगी, कैंडल कोई भी बन सकती है। एक ऐसी भी कैंडल बनती है, एक ऐसी भी कैंडल बनती है, एक ऐसी भी कैंडल बनती है, एक ऐसी भी कैंडल बन सकती है, मतलब अलग अलग प्रकार की, और सबको अलग अलग नाम दिया गया है, वो सब मैं अभी आपको समझाऊंगा। और रेड के अंदर क्या होता है, मार्केट जो है वो यहां पर चल रहा था, ठीक है, और यहां से इसका ओपन हुआ मार्केट का, और ओपन होते ही क्या हुआ, मार्केट जो है वो अप साइड में गया। तो यहां पर क्या हुआ, सेलर्स एक्टिव हुए और सेलर्स ने क्या किया, मार्केट को नीचे की तरफ पुश किया और मार्केट नीचे गिरते गिरते यहां तक आ गया। और ये उसका हाई नहीं, लो, हाई तो यहां पर है, ठीक है, और ये जो है इसकी बॉडी बन गई और यहां पर इसका क्लोज आ गया। ये समझ में आ गया? और कुछ इसके अंदर डाउट? नए लोग?
अब इसमें क्या होता है सर, कुछ नए पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है, कुछ पैटर्न्स बनते हैं और वो पैटर्न से मार्केट जो होता है वो होता है रिवर्स। वो सब एक एक पैटर्न्स जो है वो हम लोग सीखते हैं। सबसे पहला जो पैटर्न बनता है वो है डॉजी, उसके बाद में बनता है हैमर, हैंगिंग मैन। हैमर के भी दो पार्ट है, एक बनता है हैमर और एक होता है इन्वर्टेड हैमर। उसके बाद में बनता है हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। ये सब हैमर के ही टाइप्स हैं, कुछ वो मैं सब अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। एक होता है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये जितने भी मैंने अभी आपको डॉजी से लेकर के शूटिंग स्टार तक जो भी पैटर्न बताए, ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। और फिर उसके बाद में आता है डबल स्टिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जिसके अंदर आता है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न और बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, और एक होता है बुलिश हरामी और एक होता है बेरिश हरामी। मैं माफी चाहता हूं, पर हरामी वर्ड जो है वो जापानीज वर्ड है। अपने इंडिया के अंदर तो उसको गाली माना जाता है, पर जापान के अंदर एक प्रेग्नेंट लेडी को हरामी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैंडलस्टिक्स जो है वो सब जापान ने ही बनाई है। जापानीज वो जो जिसकी मैं बात कर रहा था उसने बनाई है, तो उसने इसको अलग अलग प्रकार से नाम दिया है। आपने इसको मदर बेबी कैंडल भी कह सकते हैं, ठीक है, या इनसाइड कैंडल भी कह सकते हैं, ये भी उसका नाम है। उसके बाद में 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स का आता है, उसमें आता है इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। अब सबसे पहले डॉजी को समझते हैं। डॉजी क्या होता है सर, एक ऐसा, ये होती है लॉन्ग लेग डोजी और ये होती है शॉर्ट लेग डोजी। इसके अंदर क्या होती है, बॉडी जो है वो नहीं होती है, या बहुत ना के बराबर होती है, एकदम छोटी सी बॉडी होती है इसके अंदर, ठीक है, या तो इतनी सी बॉडी होगी, एकदम इतनी सी, ऐसी। तो ये डॉजी बनती है। इनका हो सकता है कलर भी चेंज हो जाए। आपको चार्ट के ऊपर काफी बार ऐसे ब्लू कलर की या व्हाइट कलर की ऐसी एक कोई कैंडल दिखेगी जिसके अंदर बॉडी नहीं होगी, सिर्फ इसकी विक दिखेगी आप। तो ये क्या करती है सर, मार्केट के अंदर क्या हुआ कि बायर्स, जो ये बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं, उन दोनों के अंदर एक जंग छिड़ी हुई है। अभी तक मार्केट जो है वो इनडिसीजन फॉर्म के अंदर है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इस वजह से ये डॉजी जो है वो फॉर्म होती है। तो बायर्स ये कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस यहां से उठ करके ऊपर की तरफ जाए। एक बार बायर्स ने क्या किया, प्राइस को ऊपर धकेला, पर सेलर्स भी ये कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस वापस से नीचे जाए, तो सेलर्स ने भी धकेला। अब इन दोनों की फाइटिंग चल रही है, धुआंधार युद्ध चल रहा है। वो दिख नहीं रहा अपने को, ठीक है, पर कैंडल्स के अंदर जब आप पढ़ोगे इसको तो आपको दिखने लग जाएगा कि बायर्स और सेलर्स जो है वो दोनों आपस में भिड़े हुए हैं कि नहीं मैं मार्केट ऊपर लेकर के जाऊंगा, और सेलर्स बोल रहे हैं नहीं मैं मार्केट नीचे लेकर के जाऊंगा। तो जब लॉन्ग लेग डोजी होती है उसकी क्या होती है, बस ये लेग्स जो है वो बड़ी है उसकी, और डोजी के अंदर लेग्स जो है वो छोटी है। मार्केट जो इनडिसीजन के अंदर है कि अभी मार्केट को खुद को ये नहीं पता कि वो बाय में जाएगा या सेल में जाएगा। आपको अगर एंट्री लेनी है डोजी फॉर्म होने के बाद में, सबसे पहला जो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा काम नहीं करता है। ये हमेशा काम करेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर। वो हम लोग सीखेंगे कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, कुछ मैंने आपको बताया भी है। वहां पर अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है तो मोर देन 80% चांस ये है कि मार्केट जो है वो डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेगा अपनी। मान लो डाउन ट्रेंड के अंदर है और वहां पर एक डोजी पैटर्न बनता है, मार्केट ऐसे डाउन आया और यहाँ पर एक डोजी पैटर्न बना और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन गई, ग्रीन कैंडल, ठीक है, और उसने क्या किया, ग्रीन कैंडल ने इसका हाई तोड़ दिया, तो आप यहाँ पर एंट्री अपनी बना सकते हैं बाय की, और आपका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर रहेगा, और 1:2 का आप टारगेट ले सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। या नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक का आप टारगेट ले सकते हैं, समझ में आ गया डॉजी किसको कहते हैं। और अगर मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है और यहां पर एक डॉजी बन गई और यहां पर एक बेरिश कैंडल बन गई और इसका जो है लो इसने तोड़ दिया, तो आप यहां पर एंट्री ले सकते हैं। ये एसएल आपका ये होगा, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, अपना ट्रेंड जो है वो चेंज किया। पहले वो अप ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में चला गया, डाउन ट्रेंड में था, फिर वो अप ट्रेंड की तरफ चला गया। पर कंफर्मेशन के लिए आपको सेकंड कैंडल का वेट करना जरूरी है। और ग्रीन सॉरी लो जाती है
तो वहाँ से अपन ऐसा लगा शेयर लगा सकते सेल का जी, मतलब अगर मार्केट जो है वो अप साइड में जा रहा है सर, ऐसे मार्केट ऐसे रेल कर रहा है अप साइड के अंदर, हायर हाई बना रहा है। यहाँ पर एक डोजी बन गई, ठीक है। डोजी ऐसी भी बन सकती है, देखो डोजी ऐसी भी बन सकती है, डोजी ऐसी भी बन सकती है। डोजी के बहुत सारे टाइप्स है, रिक्शा मैन डोजी भी होती है, ग्रेवस्टोन डोजी भी होती है, ठीक है। पर मैं उसके ऊपर आपको नहीं लेकर के जाना चाहता, क्योंकि वो क्या है, कंफ्यूजन का एक पार्ट है। जिसकी बॉडी छोटी हो या नहीं हो वो एक डोजी है, और वो रिवर्सल पैटर्न ही कहलाएगी, ठीक है। पर अगर ट्रेंड इसने यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बनाने की जगह पर एक बुलिश कैंडल बना ली, यहां पर एक बुलिश कैंडल बना दी, तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न बन जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना है, जल्दी नहीं करना है कि डॉजी दिखते ही आपने एंट्री मार ली कि अब तो मार्केट नीचे ही गिरेगा। सबसे पहले क्योंकि बात तो सपोर्ट या रेसिस्टेंस पर होनी चाहिए, पहली बात। फिर डोजी बनेगी, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल क्या आ रही है, 2-3 कन्वर्शन होने के बाद अपन को करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल, नेक्स्ट कैंडल क्या आ रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। रेड बन रही है या बाई की बन रही है, हाँ, बाई की बन रही है। नहीं अभी तो सर क्या है, देखो अपने सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं कैंडल्स के बारे में। एडवांस कोर्स जब करेंगे उसके बाद में अपने सीखेंगे चार्ट पैटर्न्स में कैसे बनती है, ठीक है, उसके अंदर आप कैसे एंट्री ले सकते हो, और उसके बाद में इंडिकेटर्स को भी अपने को ध्यान में रखना है, सब चीजें हैं। मैंने एडवांस सेशन जिसने भी लिया मैंने आपको बता रखा है पहले से कि 3 तो कंफर्मेशन अपने को कम से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। पर यही पैटर्न ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न भी बन जाता है अगर ये डोजी बनी और उसके बाद में ग्रीन कैंडल बन गई और इसका हाई उसने तोड़ दिया, तो हमेशा ये रिवर्स का ही काम करेगी, ऐसा नहीं है। और ये चार्ट में बीच में कहीं ना कहीं पे बनती रहेगी, पर आपको देखना है कि वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, उसके बाद में आपको एंट्री में घुसना है। जैसे इस प्रकार से ये एंट्री मिली अपने को, ये लाइव चार्ट का है और ये चार्ट है गोल्ड का ही, ठीक है। और मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा था, और ये कितने घंटे का टाइम फ्रेम है, 1 घंटे का चार्ट है ये। अब ये जो एक कैंडल जो फॉर्म हुई है ना, ये जो एक कैंडल जो फॉर्म हुई है उसको 1 घंटा लगा है, ठीक है। ये एक कैंडल है उसको 1 घंटा लगा है, फिर इसको 1 घंटा लगा है, तो दिन के अंदर कितनी कैंडल्स बनेगी, 24 कैंडल्स बनेगी, ठीक है। तो मार्केट क्या किया, अप साइड में गया, अप साइड में जाने के बाद में इसने एक यहाँ पर बनाया, ये एक छोटी सी लाइन आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ये एक ट्रेंड लाइन है जो पीछे से आ रही है। तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर बनता है, इसका मतलब यहां से सेलर्स ने रिजेक्शन दिए हैं, और उसके बाद में एक और बेरिश कैंडल बनी, इसका लो तोड़ा और मार्केट नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। अब आता है हैमर, हथौड़ा। हैमर इस प्रकार का दिखता है, कलर इसके अंदर मैटर नहीं करता, ये पहले से आप मैं बता दूं, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो। ज्यादातर हैमर्स जो है उसके ऊपर कोई विक नहीं होती है, या एकदम छोटी सी विक होती है। अगर ये विक बड़ी होगी, मान लो ये विक इतनी है, तो ये हैमर की जो एक्यूरेसी है वो कम हो जाएगी। हो सकता है मार्केट रिवर्स हो गया हो वहां से, पर उसके अंदर अपने को ट्रेड नहीं लेनी है। तो इसमें क्या हो रहा है, विक जो है वो इतनी बड़ी रह रही है, और ऊपर की जो विक है वो छोटी होनी चाहिए, या नहीं हो तो और भी बढ़िया, और भी उसकी एक्यूरेसी बढ़िया हो जाएगी। कलर का इससे कोई इफेक्ट नहीं आता, पर हैमर जो है वो काम करता है डाउन ट्रेंड के ऊपर, सपोर्ट के ऊपर। मार्केट ऊपर से आया और यहां पर हैमर बना, पहले तो प्राइस, पहले ये कैंडल इतनी बड़ी बनी, ठीक है, इतनी बड़ी बन रही थी पहले हैमर, सॉरी कैंडल ये। फिर उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस को यहां से जो सेलर्स थे वो एक्टिव हुए, और सेलर्स ने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया। तो ये जो कैंडल थी वो किस में फॉर्म हो गई, हैमर में। तो पॉसिबल है कि यहां से मार्केट जो है वो रिवर्स होगा, और अगर यहां पर एक नेक्स्ट कैंडल बन जाती है, मान लो ये मार्केट यहां पर क्लोज हुआ और यहां से एक नेक्स्ट कैंडल बन जाती है और इसके हाई को अगर तोड़ देता है, तो आप यहां पर ट्रेड ले सकते हैं, बाय की ट्रेड। एक बात और ध्यान रखना, बहुत लोग ये गलती करते हैं, जल्दबाजी इतनी ज्यादा होती है कि आज सुबह से बैठे हुए हैं और अब पेशेंस तो है नहीं और ट्रेड लेनी है अपने को, तो अपने ये गलती ये करते हैं कि ये क्या होता है, काफी बार ऐसे ये बनाता है, कैंडल अभी तक क्लोज नहीं हुई है, ठीक है, कैंडल अभी तक क्लोज नहीं हुई है,
और हम लोग क्या है, जैसे इसका हाई तोड़ता है और हम लोग क्या है, ट्रेड में बैठ जाता है। वो वापस नीचे आ जाता और वो क्या होता है, वो ये सारी बॉडी मिटा करके यहां पर सिर्फ विक छोड़ देता है और इसको और नीचे लेकर के चला जाता है ऐसे। तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न हो गया। तो कभी भी आपको एंट्री लेनी है तो कैंडल क्लोज होने के बाद में ही लेनी है, भले ही आपके 2-4 पिप्स जो है वो कम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है उस चीज में। ठीक है टाइमिंग फ्रेम की कितना करा लेना सर, मैंने बता दिया 1 घंटे से कम तो प्रेफर ही मत कीजिएगा। ठीक है, 1 घंटे के ऊपर ही आपको प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलता है। 5 मिनट 15 मिनट के अंदर कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बनता, वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। 1 घंटे का स्ट्रांग होता है, उससे भी स्ट्रांग 4 घंटे का होता है और उससे भी स्ट्रांग 1 दिन का होता है। अब आप जितने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर खेलेंगे, जिसमें ट्रेड करेंगे, उतनी ही आपकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ेगी। उसके अंदर ट्रेड हो सकता है आपको कम मिले, पर मिलेगी तो श्योरिटी के साथ में मिलेगी। ठीक है, तो कोशिश यही कीजिए कि 1 घंटे में खेलें। और अगर आपको इतना वेट नहीं होता है कि 10-10, 12-12 घंटे अपने को बैठना पड़े कोई ट्रेड को ढूंढने के लिए, तो फिर आधे घंटे के अंदर खेलना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, इसके अंदर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर 5 मिनट 15 मिनट के अंदर इंटरडे ट्रेडिंग होती है, पर फॉरेक्स मार्केट के अंदर 30 मिनट या 1 घंटे के अंदर, या फिर कुछ लोग जो है 2 घंटे के अंदर, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू के अंदर 2 घंटे का भी चार्ट दिखता है, तो लोग उसको भी प्रेफर करते हैं इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। 1 घंटे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ट 2 घंटे का। और पर MT5 के ऊपर ये सुविधा नहीं है। कुछ सुविधाएं MT5 की बढ़िया है, कुछ सुविधाएं ट्रेडिंग व्यू की अच्छी है। मेरे को लगता है कि एनालिसिस करने के लिए ट्रेडिंग व्यू जो है वो ज्यादा आपको काम करेगा। उसके अंदर टूल्स बहुत अच्छे हैं, वो इजी टू यूज है, कोई भी बंदा उसको बहुत इजीली समझ सकता है, पर वहां पर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो आपको दोनों सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर रखने पड़ेंगे। ठीक है, हैमर समझ में आ गया? उसके बाद में आता है सर, ये हैमर का देखो, ये हैमर बना है, यहां पर एक सपोर्ट का आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है पर्पल कलर का, और यहीं पर इसने क्या बनाया, हैमर। पहले ये रेड कैंडल बन रही थी, ये रेड कैंडल बन रही थी, ये इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, पर यहां पर सेलर्स जो है वो एक्टिव हुए और उन्होंने इसको क्या हुआ, धकेल दिया और हैमर की तरफ कन्वर्ट कर दिया, और ये वापस से कैंडल जो है वो ग्रीन बन गई। और फिर उसके बाद में एक और ग्रीन कैंडल बनी, तो इसका हाई तोड़ दिया, कंफर्मेशन मिल गया, ड्यूअल कंफर्मेशन। फिर उसके बाद में क्या हो, मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, आपका जो एसएल है वो इसके नीचे होना चाहिए, और फिर उसके बाद में मार्केट जो है ऊपर की तरफ चला गया। चलिए वापस बताओ, उस साइड में कोई हैमर नहीं दिख रहा। किस साइड में सर? इस साइड। यहाँ से तो मार्केट आ रहा है। अच्छा, ये मार्केट यहां से ऐसा चल रहा है सर। ठीक है। ठीक है, अप ट्रेंड में है, यहाँ पर इसने एक डबल टॉप फॉर्म किया है, चार्ट पैटर्न है एक, ठीक है, और यहाँ पर क्या एक सपोर्ट था, ठीक है, इस सपोर्ट के ऊपर इसने क्या किया, हैमर बनाया। तो मार्केट जो है अभी तो ऐसा अप ट्रेंड में था, पर यहां से ऐसे नीचे आ रहा था। ठीक है, ये नीचे आ रहा था, मतलब ऐसा अपने को लग रहा था कि ये डाउन ट्रेंड हो जाएगा। जो लोग क्या डबल टॉप को अगर कर रहे थे, डबल टॉप को अगर उन्होंने मद्देनजर रखा था, तो उनको क्या हुआ, उनके ऐसे लेट हो गया, आप समझ लो इस बात। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तो इस सपोर्ट को ये तोड़ नहीं पाया। तो ये तोड़ नहीं पाया, तो इसने क्या किया, पहले ये रेड कैंडल बन रही थी, तो हेड एंड शोल्डर, ये सॉरी डबल बॉटम डबल टॉप वाले तो बहुत खुश थे कि यार एक और रेड कैंडल बन रही है और बढ़िया प्रॉफिट आ जाएगा इसके अंदर, पर वो प्रॉफिट आया नहीं, और वो कैंडल जो है वो हैमर पर बन गई। अब अगर कुछ लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझते हैं, तो डबल टॉप के ऊपर वो एसएल खाने तक का वेट ही नहीं करते, वो यहीं से निकल जाते हैं कि यार ये हैमर बन गया है और ये सपोर्ट्स को तोड़ नहीं पा रहा है, और बहुत अच्छा रिजेक्शन आया है नीचे से। ठीक है, जितनी बड़ी ये कैंडल की विक होगी ना, जितनी बड़ी ये कैंडल की विक होगी और जितनी बॉडी ये छोटी होगी, उतनी ही स्ट्रॉन्ग कैंडल का सपोर्ट होगा। और एक और बात मैं बता दूं, जितनी इसकी विक होगी, सॉरी जितनी इसकी बॉडी होगी, उससे 2 गुना नहीं, मतलब इसके हाफ तक इसकी विक होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? अपर विक जो बोल रहा हूं, अगर ये विक इतनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी, तो मतलब इसकी एक्यूरेसी इतनी स्ट्रांग नहीं है। विक छोटी होनी चाहिए, या नहीं हो तो और भी बढ़िया। और हमेशा चार्ट के बॉटम में अपने को देखना, हैमर के बाद में वापस एक ग्रीन कैंडल, वो कंफर्मेशन मतलब है कि अभी ऊपर मार्केट जा सकता है। एक होता है सर इन्वर्टेड हैमर,
ठीक है। इन्वर्टेड हैमर में क्या है, मार्केट नीचे गया और उसके बाद में ये उल्टा हथौड़ा है, हथौड़े को उल्टा रख दिया है और वाला। तो इसके अंदर क्या होता है, ये डाउन ट्रेंड में काम करता है इन्वर्टेड हैमर। तो ये मार्केट जो है वो ऊपर से यहां पर आ रहा है नीचे की तरफ, और फिर उसके बाद में क्या किया, एक इन्वर्टेड हैमर बना और फिर मार्केट जो है वो अप हो गया। इसका हाई तोड़ना चाहिए, इसने तोड़ा और ये ऊपर की तरफ चला गया। ये दिख रहा है, ये हाई तोड़ा इसने, और ये इतनी स्ट्रॉन्ग इन्वर्टेड कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि इसकी विक जो है वो छोटी है। अब आता है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन और हैमर में कोई डिफरेंस नहीं है, पर वो जिस जगह पर फॉर्म होते हैं वो जगह का बहुत डिफरेंस है। क्योंकि हैंगिंग मैन जो है वो, हैमर आपको ऊपर की साइड भी मिलेगा, अप ट्रेंड में भी मिलेगा। तो अप ट्रेंड में जब भी मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में जाता है तो यहां पर अगर हैमर बनेगा तो उसको हैमर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन का मतलब ये होता है कि सूली पर चढ़ा हुआ आदमी, जैसे जिस स्क्रैच चढ़े थे या कोई भी सूली पर चढ़ता है, तो वैसे ये कैंडल लगती है अपने को। फिर उसके बाद में यहाँ पर कंफर्मेशन अपने को मिलना चाहिए, ये रेड हो या ग्रीन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो इसका लो इसने तोड़ दिया इस कैंडल ने, दूसरी वाली ने, और ये रेड कैंडल फॉर्म हो गई, तो यहां से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस हैं 80% के आसपास। सर बॉडी से लो तोड़ेगा या बिग से? बॉडी से। विक से तो टूटेगा तो सर आपकी एंट्री मिस हो जाएगी, बहुत लेट हो गया। लेट हो जाएगा, क्योंकि ये 1 घंटे के अंदर कैंडल फॉर्म हो रही है। आप इसका कंफर्मेशन लेने के लिए 1 और घंटे वेट कर रहे हो, फिर 1 और कैंडल का आप वेट करोगे, क्या मालूम वो मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चला जाए, तो हो सकता है 3-4 घंटे भी आपके निकल जाएंगे, तब तक तो सोने का टाइम हो जाएगा। ये हैंगिंग मैन है, यहां पर एक कैंडल फॉर्म हुई, फिर बेरिश कैंडल फॉर्म हुई, फिर उसके बाद में मार्केट कंसोलिडेशन में चला गया। जैसे ये बेरिश कैंडल फॉर्म होगी, आपका एसएल जो है वो हैमर के ऊपर का होगा और आपका टारगेट जो होगा 1:2 का होगा, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग कैसे हिट हो गया? नहीं हुआ सर, नहीं हुआ सर। इसमें क्या है? हाँ, इसमें नहीं हुआ, नहीं हुआ। नहीं हुआ। और एसएल जो है वो एग्जैक्टली आपको ये 2 कैंडल में ऊपर कौन सी कैंडल है उसके ऊपर रखना है आपको, सिर्फ हैमर के ऊपर ही नहीं रखना है, ठीक है ना। और उसकी भी आप अगर विक कवर करोगे तो और ज्यादा आपको एक्यूरेसी मिलेगी। जो सेकंड वाली कैंडल के थोड़ा ऊपर ही रखना है सर। विक से ऊपर ही रखना है नहीं सर। तो ये भी मैंने थोड़ा नीचे लगा दिया, टच ये टच करके और फिर ऊपर वापस से नीचे आ सकता है। अधिकतर तो वो यहाँ पर रखो बोले, ऊपर ये विक यहाँ रखने तक के बाद है इस पे- तो और रखो, 2-4 पिप ऊपर रखो। ऊपर बोर्ड की बात। वापस से एंट्री में बैठ जाओ यार, घबराते क्यों हो? आपको पता है कि नीचे जाने वाला, वापस से बैठ जाओ। ऐसे लेट हो गया तो क्या हो गया, हाथ रिकवर हो जाता है। वही तो प्रो ट्रेडर होता है, यही तो बात है। एक गाल हुआ लाल और दूसरा आगे कर दे, गांधी जी तो गांधी जी ने बोला है वो करके तो देखो। वही तो हिम्मत चाहिए। शूटिंग स्टार ये भी इन्वर्टेड हैमर की तरह लगता है, पर इन्वर्टेड हैमर कहां पर बनता है चार्ट में? इन्वर्टेड हैमर हमेशा नीचे सपोर्ट में। सपोर्ट पे, ठीक है। और जो शूटिंग स्टार है वो क्या बनेगा, रेजिस्टेंस की। ये ऐसे मार्केट जा रहा है, एक और कैंडल का आपने वेट करेंगे, इसका लो जब तोड़ेगा और यहां पर आप एसएल रखोगे और नीचे आप प्रॉफिट ले सकते। शूटिंग स्टार इन चारों कैंडल में से, चाहे हैमर हो, चाहे इन्वर्टेड हैमर हो, चाहे हैंगिंग मैन हो, चाहे शूटिंग स्टार हो, शूटिंग स्टार जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल कैंडल मानी जाती है, क्योंकि ये एक सिंगल कैंडल जो है वो बहुत अच्छा आपको रेशियो देती है। अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर बनी है
इस कैंडल को आप आंख मीच करके अगर आपको कंफर्मेशन मिल जाती है तो आप उसके अंदर सेल के अंदर बैठ सकते हैं, किसी भी पेयर के अंदर। बहुत अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न है। देखो जिस हिसाब से अभी मैंने आपको चार्ट में बताया, मार्केट अप ट्रेंड में था, उसके बाद में एक शूटिंग स्टार बना। सेम रूल्स वही रहेंगे। ये विक जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसकी बॉडी से हाफ तक ही होनी चाहिए। हाफ से अगर बड़ी है तो इसकी एक्यूरेसी जो है वो कमजोर हो सकती है। और इस यहाँ पर हुआ क्या, मार्केट पहले ऊपर जा रहा था और ये कैंडल पूरी ग्रीन बन रही थी, और यहाँ से सेलर्स का दबाव आया और इस कैंडल को इन्होंने शूटिंग स्टार के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद में इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी। मतलब सेलर जो है वो मार्केट के अंदर हावी हो गए। आपका जो है वो एंट्री पॉइंट यहाँ पर होगा, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा। और ये एक और शूटिंग स्टार के जस्ट पास में एक और कैंडल बनी हुई है, इसको क्या बोलते हैं? बुलिश कैंडल। नहीं, कौन सी सर? शूटिंग स्टार के जस्ट पास में एक और कैंडल बनी हुई है। ये वाली। नाम नहीं पता। ये हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन कैंडल। सर है इसके कोई ना तो बिग दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा। एक ओनली बॉडी तो दिख रही है। नहीं सर, ब्रिक दिख रही है, आप पास में आकर देखेंगे तो दिखेगी, अच्छा, ठीक है ना। ये हैंगिंग मैन है, यहाँ से नहीं दिख रही होगी, ठीक है। ऐसा केवल बॉक्स तो रखे। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको ये कैंडल क्यों दिखाया? नहीं, बॉक्स तो नहीं रहता, बॉक्स तो मैंने बनाया है ये आपको दिखाने के लिए कि इस चार्ट के अंदर यहाँ पर ये शूटिंग स्टार है। सिर्फ ऐसे कैंडल नहीं बनते, मतलब केवल सिंगल कैंडल होती है ना, जैसे भी ये एक बनी हुई है, हाँ, जिसके अंदर बिना विक की कैंडल बिना विक की होती है, वो भी होती है, उसको मारूबुजू कहते हैं। हाँ, मारूबुजू बहुत हो रही बड़ी ना, सबसे बड़ी हो रही सबसे फर्स्ट। ये भी सर ये बुलिश 1 2 3 4 5 रहती है सर, ये भी है, ये भी है मारूबुजू, बहुत सारी है। मारूबुजू कोई इतना इफेक्ट नहीं करती है मार्केट के अंदर, वो भी आपको ट्रैप कर लेती है। मैं तो बताता ही नहीं हूँ मारूबुजू किसी को। ये सपोर्ट तोड़ के सब नीचे लिया मैंने मार्केट इसमें। नहीं, ये क्या हुआ सर, देखो यहाँ पर एक कंफर्मेशन हुआ, पहले क्या हुआ, हैंगिंग मैन बना, ठीक है, सही है। पर इसका लो तोड़ा क्या, इस वाली कैंडल ने नहीं, नहीं तोड़ा। नहीं तोड़ा। आपका डबल कंफर्मेशन मिल गया कि शूटिंग स्टार भी बन रहा है। और अगर अब एक रेड कैंडल बन जाती है तो आप बेझिझक सेल के अंदर बैठ सकते हैं। वो भी उसका हैंगिंग मैन को वो कर लिया, वो भी तोड़ दिया और शूटिंग स्टार का भी तोड़ दिया, दोनों का तोड़ दिया। सपोर्ट हाँ, सपोर्ट भी टूट गया। वो तो होता है सर, वो तो होता है, पर ये फेक ब्रेकआउट था एक्चुअली, फेक ब्रेकआउट था। ऊपर बना सर, ऊपर एक वैसे ठीक है। ये वाला हाँ, ऊपर ये नहीं, इनको ऐसा ऐसा, ये तो देखो एक पॉइंट है जो रेजिस्टेंस है, इसके पीछे भी कुछ पॉइंट्स होने चाहिए जो इसी पॉइंट पर बार बार मैच कर रहे हो, ठीक है। और रेजिस्टेंस और सपोर्ट उसको बोलेंगे जहां पर प्राइसेस काफी टाइम तक रहे और वहां से एक बड़ा मूवमेंट आया है, चाहे वो डाउन साइड में आया चाहे अप साइड में आया। यहाँ पर कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया तो इसको सपोर्ट नहीं बोलेंगे, ऐसे तो मार्केट के अंदर तो चलते ही रहेगा। ये कंसोलिडेशन में था, ये तो कंसोलिडेशन में हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट के अंदर बड़ा मूवमेंट आता, मान लो नीचे की तरफ, तो ये अच्छा सपोर्ट, अच्छा रेजिस्टेंस माना जाता, पर यहाँ पर कोई मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आया। अब एक काम करते हैं सर, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है, नेचर्स कॉल, और आपके लिए नाश्ता भी रेडी है।